हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम करेंगे आपका कवर वीकली करंट अफेयर्स। 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स थे उसको हम रिवाइज करेंगे इस सेशन में। हमारा अप्रोच रहेगा जो भी न्यूज़ थी उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे अगस्त में 4 से लेके 10 तक, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो स्टार्टिंग विथ 4 अगस्त आपका वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। हर अगस्त का जो फर्स्ट संडे है उसको वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाते हैं। 5 अगस्त आपका था इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैफिक लाइट्स में रेड, ग्रीन और येलो का सिग्निफिकेंस नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा येलो लाइट का क्या सिग्निफिकेंस होता है या वो क्या डिनोट करता है। 6 अगस्त वॉज हिरोशिमा डे। ठीक है, आपको पता है कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के दौरान हिरोशिमा के ऊपर यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था। इस वजह से 6 अगस्त को उसकी मेमोरी में हिरोशिमा डे मनाया जाता है। क्लियर। और इसका जो थीम था इस बार बेसिकली न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो और पीसफुल वर्ल्ड हो। 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे और नेशनल जैवलिन डे भी मनाया जाता है। रिसेंटली आपके जो हमारे स्टार जैवलिन थ्रोअर हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और उन्होंने 89.3 मीटर उन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था फॉर इंडिया को संपूर्ण आज़ादी दिलाने के लिए। अब मुझे बताइएगा ये उन्होंने किस जगह से स्टार्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने किस जगह से स्टार्ट किया था? कमेंट सेक्शन में बताएं। देन आपका है 9 अगस्त को बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं। नागासाकी डे था, हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर भी बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। फैटमैन नाम था बॉम्ब का। 9 अगस्त को आपका नेशनल बुक लवर्स डे मनाया जाता है जिसमें लोगों को बुक रीडिंग और लिटरेचर के लिए प्रमोट करते हैं। देन 9 अगस्त वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। जैसे पिछले न्यूज में मैंने आपको बताया था, माओरी ट्राइब जो न्यूजीलैंड की है वो वहाँ के इंडिजिनियस पीपल हैं। ठीक है, वैसे ही रेड इंडियंस आपके यूएसए के होते थे। तो इनका जो थीम था इस बार का, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। देन 10 अगस्त वॉज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और इस बार का जो थीम था इट वॉज सस्टेनेबल बायोफ्यूल रिड्यूसिंग वेस्ट एंड फीडिंग एनर्जी। क्लियर। तो ये था। देन 10 अगस्त को आपको वर्ल्ड लायन डे भी मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एशियाटिक लायन इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन बेसिकली कंजर्वेशन स्टेटस को डिनोट करता है, राइट? तो आप लोग बताएंगे आईयूसीएन स्टेटस एशियाटिक लायन का क्या है। चलिए अब हम देखते हैं पहली न्यूज जो हमारी होगी उस पर बेस्ड जो पहला हमारा एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन वाज हु बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट रेफरी टू ऑफिशिएट बॉक्सिंग इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक। सबसे यंग रेफरी आज तक के कौन हैं हमारे? तो अशोक कुमार भंडवाला, कबीलन साई अशोक, रवि कुमार और डी मनोज पटेल। तो करेक्ट आंसर इज बी, कबीलन साई अशोक। तो ये हमारे न्यूज थे। न्यूज बॉक्स जो हमारे लेफ्ट, ये आपके आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कबीलन साई अशोक, जिन्होंने इंडिया के यंगेस्ट रेफरी बने जिन्होंने एक बॉक्सिंग मैच को ऑफिशिएट किया है। ऑलराइट, ये केवल 32 साल के हैं और ये अभी तक के बस केवल चौथे ऐसे इंडियन हैं 1904 से, मतलब पिछले 100 सालों में केवल ये चौथे ऐसे इंडियन पर्सन जिन्होंने कोई मैच को में एज अ रेफरी का काम किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल। इसके ये इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जो उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये पर्सन है, आप चेहरा भी देख सकते हैं इनका। ठीक है, तो इतना आप नाम याद रखिएगा, फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन टू ऑफिशिएट द वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन ओलंपिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका जो सेकेंड न्यूज पे बेस्ड है, दैट वाज डैश रिसेंटली पास्ड अवे नोन फॉर हर सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिनको 2011 में पद्म भूषण का प्राइज मिला था। कौन है? अभी रिसेंटली वो पास में हुई हैं। शोभा रनाडे, मेधा पटकर, एला भट्ट और विमल थोराट। सो करेक्ट आंसर इज ए, शोभाना रनाडे। देखिए इनके बारे में न्यूज देख लेते हैं। तो गांधीयन
शोभाना रनाडे, शी पास्ड अवे एट 99 की उम्र में शी पास्ड अवे। और इनका जो वर्क था, ये एक बहुत रिनोन्ड सोशल वर्कर थी जो कि महात्मा गांधी से भी मिली थी। ठीक है जी, केवल जब वो 18 साल की थी, पुणे में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी और इनको 2011 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, शोभाना रनाडे, और इनको पद्म भूषण 2011 में मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड न्यूज, हु इज द एडिटर ऑफ द साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024? ए डॉक्टर एस इरुदाया रजन, बी डॉक्टर ए के शर्मा, सी प्रोफेसर आर कुमार, और डी मिस्टर वी एस राव। सो करेक्ट आंसर है हमारा ए डॉक्टर एस इरुदया रंजन। तो बेसिकली ये जो बुक है ऑन साउथ एशियन माइग्रेशन, इसको जल्दी रिलीज करने वाले इनकी जो एडिटर हैं, इनका नाम था एस इरुदया राजन, राइट, एंड शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया से ये चेयरपर्सन थी। देखो, साउथ एशिया में माइग्रेशन बहुत होता है, आप मुझे बताएंगे इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है या साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है? और देखिए, इन दोनों एरिया रीजन से अगर मैं बात करूं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इनसे दो रिलेटेड बहुत फेमस वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्ग्यू करती थी, ये जो पूरा आपका रिपोर्ट है, जो फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स, मतलब जो माइग्रेंट्स है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका मूवमेंट ईजी हो, उनको रोक टोक ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, ये सारी चीज़ें पे इस पे बेस्ड है। और कहाँ पे? सार्क नेशंस में। क्लियर? चलिए, इसमें तो एक आंसर यहीं आपको मिल गया। नेक्स्ट है हु सेड टू बिकम इंडियाज फ्लैग बेयरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में की जो क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें हमारा ध्वज लेके कौन जाएगा? सो ए मनु भाकर, बी मैरी कॉम, सी नीरज चोपड़ा और डी पीवी सिंधु। तो द करेक्ट आंसर इज ए मनु भाकर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मनु भाकर ने रिसेंटली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में। ऑलराइट, तो ये 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है और इंडिया की जो फ्लैग बेरर होंगी वो मनु भाकर होंगी। क्लियर? चलिए, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्लस हिस्ट्री भी रच दी है, पहली इंडियन है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं एक ही सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हु टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ इन अगस्त 2024? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीएसएफ के रिसेंटली एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी किसको दिया गया है? ए दलजीत सिंह चौधरी, बी प्रवीण सूद, सी राकेश अस्थाना और डी विजय कुमार। करेक्ट आंसर इज ए दलजीत सिंह चौधरी को रिसेंटली अपॉइंट किया है। ठीक है, ये पहले जो इससे पहले जो बीएसएफ के डायरेक्ट डीजी थे उनका नाम था नितिन अग्रवाल। ऑलराइट, अब ये 23 जनवरी 2024 को अज्यूम करेंगे ऑफिस को। तो ये देख सकते हैं आप, बाई फेस भी इनको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आईपीएस हैं दलजीत सिंह चौधरी। इसमें भी बहुत सारी कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि जो बीएसएफ वगैरह ये बेसिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है, तो इनके जो हेड होने चाहिए सीएपीएफ से ही ऑफिसर्स को होने चाहिए, बट जनरली क्या होता है आईपीएस को बना दिया जाता है उसका हेड, तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चलती है। नेक्स्ट वन न्यूज वॉज व्हाट क्लास ऑफ फ्रिगेट इज आईएनएस तबार? कौन सी क्लास ऑफ फ्रिगेट है बताना है आपको। तलवार क्लास, दिल्ली क्लास, शिवालिक क्लास और विक्रमादित्य क्लास। जो इंडियन नेवी है इसमें अलग अलग क्लासेस बने हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ए तलवार क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट। सो ये जो न्यूज थी, न्यूज वॉज आईएनएस तलवार कंप्लीट्स एमपीएक्स विथ रशियन शिप सुब्रजिटेल्नी। बेसिकली जो आईएनएस तलवार है इसको कमांड किया था मिस्टर कैप्टन एमआर हरीश ने। ये शिप के कैप्टन थे और इनके साथ लगभग 280 ऑफिसर्स और सेलर थे, जिन्होंने इंडिया और रशिया की एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है एमपीएक्स, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा शिप के बारे में याद रखना है। जो आईएनएस तलवार है इट इज तलवार क्लास, इसको रशिया में बनाया था और ये इंडिया में कमीशन कब हुई थी? इट वॉज कमीशन इन 2004 और ये वेस्टर्न नेवल कमांड की शिप है। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिशन आर ग्रुप
कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर शॉर्टलिस्टेड फॉर? इन दो पर्सन को किस मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया बताइए? आर्टिमस 1, एक्सियम 4, क्रू 7 या डी मार्स मिशन? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज एक्सियम 4। ऑलराइट, सो ये नाम आपको याद रखना है। इंडिया के ये दो एस्ट्रोनॉट हैं, यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णा को एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये मिशन क्या है? इट इज बेसिकली आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये मिशन है। क्लियर? और ये इसरो और नासा के बीच का पार्टनरशिप है, राइट? तो ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। पर्सन का नाम, एक्सियम 4 मिशन, ये कीवर्ड है यहाँ पे, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसरो जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा जैसे यूएसए की हो गई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए चाइना और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना एंड जापान, इनकी स्पेस एजेंसीज का नाम क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द अस्त्रा MK1 मिसाइल? अस्त्रा MK1 मिसाइल को किस संगठन ने विकसित किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज सी, डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए न्यूज देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव किया प्रोडक्शन ऑफ द एस्त्रा मार्क 1 मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस मिसाइल के बारे में आपको एक दो चीजें याद रखनी है, ठीक है? कि इसको एक तो डीआरडीओ ने बनाया है और मैन्युफैक्चर किया है, डेवलप किया है आपका डीआरडीओ ने। डेवलपमेंट मतलब उसके डिजाइन और इनोवेशन पार्ट वाज डीआरडीओ, और मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी। तो यहाँ पे भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डीआरडीओ ने जो डिजाइन दिया उसके हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर किए। मैन्युफैक्चर जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, ठीक है? और ये देखिए किस किस आपके एयरक्राफ्ट के साथ ये अटैच रहेगी। सुखोई आपका है और दूसरा आपका तेजस। तेजस हमारा इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब भारत में ही बनाया गया है तेजस। इट इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्लियर? चलिए, अब देखिए अस्त्रा मिसाइल के बारे में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। पहली चीज, इट इज एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एयर से एयर पे ही स्ट्राइक कर सकती है। देन कौन से एयरक्राफ्ट के साथ कर सकती है? सुखोई हो गया, एलसीए तेजस हो गया। देन इंडियन नेवी की जो शिप हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, मिग, जो इंडियन नेवी के साथ अटैच रहते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं। इसकी रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 से लेके 110 किलोमीटर, और मैक्सिमम स्पीड इज 4.5 मैक। मैक मतलब क्या होता है? इतने टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ये मूव करेगी, उसकी स्पीड है मिसाइल की। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? इस पे एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बहुत अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा। तो ए इज ग्रिंसन जॉर्ज, बी इज नलाथंबी कलाईसेल्वी, सी इज कुशमाइनी, और डी इज एकनाथ शिंदे। तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रिंसन जॉर्ज को रिसेंटली डीजी बनाया गया है मरीन फिशरी रिसर्च का। तो ही इज द पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ग्रिंसन, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, और प्रेजेंटली अभी ये डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स में, ठीक है? सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च में अभी ये डायरेक्टर हैं। इनको भी इन्होंने अभी डायरेक्टर का पोजीशन इनको अज्यूम किया है, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, वेयर विल बी द फर्स्ट फेज ऑफ द तरंग शक्ति एक्सरसाइज टेक प्लेस? कहां पे तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होगी? ए जोधपुर राजस्थान, बी सुलूर तमिलनाडु, सी दिल्ली, और डी पुणे महाराष्ट्र। वेरी इजी क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज बी, सुलूर तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे ये इसका पहला फेज जो है एक्सरसाइज का वो होगा। सो जो आपकी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, राइट? सो दिस द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि 2 फेजेस में 6 अगस्त से स्टार्ट होगी। पहला फेज आपका सुलूर तमिलनाडु में होगा और दूसरा फेज आपका
जोधपुर में होगा। इस वजह से क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पूछा हुआ था। ऑलराइट, और लगभग 30 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इस वजह से इसको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बोलते हैं, राइट। और इसका पर्पस क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंडिया की डिफेंस पावर को शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म है और दूसरी कंट्री से कोऑपरेशन बढ़ाने का। तो ये याद रखिएगा की पॉइंट्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर वाज द ग्रेट फोर रिंग यिप्थीमा कैंटिली बटरफ्लाई रीडिस्कवर्ड आफ्टर 61 ईयर्स। ये वाली जो तितली है 61 वर्षों बाद कहाँ पे पाई गई है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी नामदफा नेशनल पार्क एंड डी बंदीपुर नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर इज सी, नामदफा नेशनल पार्क में ये मिल रही है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा काजीरंगा, मानस और बंदीपुर ये किस स्टेट्स में हैं। जो बाकी तीन है आप लोग इनका स्टेट्स याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे हैं ये। तो ये आपका नामदफा नेशनल पार्क में है। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है और ये बटरफ्लाई की स्पीशी वहां पे 61 सालों बाद वापस रीअपियर हुई है। लास्ट ये 1957 में असम में पाई गई थी। इसका नाम है यिप्थिमा कैंटिली। तो आप नेशनल पार्क का लोकेशन जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट कैबिनेट अनाउंसमेंट व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द 8 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली पीएम ने कुछ 8 हाई स्पीड कॉरिडोर्स को स्टैब्लिश करने के लिए सहमति दी है। तो उसका टोटल अमाउंट उस प्रोजेक्ट का क्या है आपको बताना है। ए 40,000 करोड़, बी 50,655 करोड़, सी 60,000 करोड़ और डी 70,000 करोड़। करेक्ट आंसर इज बी 50,655 करोड़। तो बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने ये प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने की सहमति दी है। प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 936 किलोमीटर और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 50,000 करोड़ रहेगा। बेसिकली लॉजिस्टिक अच्छे से हमारा मूव करे, अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे, ये इसका पर्पस है। ऑलराइट, और इससे कई एक अच्छा इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। लगभग 4.5 करोड़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब रोड बनती है तो रोड में लेबर्स भी लगेंगे, ठीक है। फिर रोड के आसपास रेस्टोरेंट भी बनते हैं, हाईवे है, तो 10 चीजें बनती हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। इस वजह से आपको इंफ्रा डेवलपमेंट पे हमें फोकस भी ज्यादा करना है। क्लियर? चलिए, और ये यहाँ पे प्लेसेस भी दिए गए कौन कौन से, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आगरा ग्वालियर हो गया, खड़गपुर हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, अयोध्या में रिंग रोड बन रही है, ऐसे करके ये 8 प्रोजेक्ट्स हैं। आपको इसकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसका आउटले याद रख लेना, दैट्स इट। नेक्स्ट इज on 5th August 2024, the Supreme Court ruled that the authority of the Lieutenant Governor of Delhi to nominate 10% to the Municipal Corporation of Delhi is considered what type of duty। ये न्यूज थी, दिल्ली में भी रिसेंटली एक इशू हो गया था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर में पावर्स के ऊपर। तो कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था कि ये जो पावर है एलजी की नॉमिनेट करने की, वो कौन सी टाइप की ड्यूटी है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बी स्टैट्यूटरी, डी एग्जीक्यूटिव और डी एडवाइजरी। सो करेक्ट आंसर इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब किसी लॉ के तहत, किसी एक्ट के तहत वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या होती है? अगर संविधान में उसकी पावर मेंशन्ड है, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। एडवाइजरी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दिल्ली, उनके एडवाइस पे अगर वो कोई काम करता है उसको एडवाइजरी ड्यूटी बोलते हैं, राइट। और एग्जीक्यूटिव ड्यूटी बेसिकली लोगों का ट्रांसफर करना, अपॉइंटमेंट करना, वो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नर की। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में जो नॉमिनेशंस होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से वो बाइंडेड नहीं है, ठीक है। वो अपनी उसकी स्टैट्यूटरी पावर है। ऑलराइट, और ये जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जेबी परदीवाला। तो आप ये बस कुछ चीज याद रखिएगा। अब इससे आपका स्टैटिक पोर्शन रिलेट होता है कि गवर्नर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, गवर्नर की पावर्स क्या है, ठीक है। गवर्नर की ऐसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होगी, गवर्नर किस किस को पार्डन कर सकता है, थोड़ा इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वाज विच रीजन और कंट्री वाज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन 2023? यूएस, ब्राजील, चाइना और डी यूरोपियन यूनियन। करेक्ट आंसर इज डी यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा टॉप एक्सपोर्टर बना है, ठीक है।
सो ईयू को टॉप पोजीशन मिली, यूएस सेकंड स्पॉट पे है, ब्राजील थर्ड स्पॉट पे है, ऑलराइट। और जो इंडिया है, इंडिया को 8th पोजीशन मिला, तो इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा। क्लियर? चलिए हम बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर फोकस करेंगे और उस पर बेस्ड एमसीक्यू रहेगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है ताकि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सको। Then 15th question was, recently which Middle Eastern country blocked access to Instagram due to removal of posts about Hamas leader Ismail Haniyeh? किसने इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया? बेसिकली कौन सी कंट्री? तो कतर, टर्की, ओमान और डी जॉर्डन। करेक्ट आंसर इज बी टर्की। टर्की ने ये बैन किया है। टर्की की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो टर्की ने ये बैन किया, रीजन क्या था? प्लेटफॉर्म रिमूविंग द पोस्ट रिलेटेड टू डेथ ऑफ, तो इंस्टाग्राम ने एक पोस्ट जो थी इसको रिमूव कर दिया था, तो इससे उनको थोड़ा बुरा लगा और इन्होंने फिर इंस्टाग्राम को बैन कर दिया कि टर्की में इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। लगभग 85 मिलियन पीपल लोग उसको यूज करते थे टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अ 1 ईयर टर्म इन 2024? यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं। तो इसके अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बॉब रे, जस्टिन ट्रूडो, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और डी मैरी सिमन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बॉब रे को बनाया गया है। जस्टिन ट्रूडो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रिसेंटली इनको इलेक्ट किया है यूएन इकोसॉक में। ये आपकी यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द 6 टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक आपकी यूएन इकोसॉक है। इसका मेन काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड। जितनी भी मेंबर नेशंस उसमें इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज की जो टारगेट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड ये काम करती है, उनको ये कोऑर्डिनेट करती है, राइट। तो अभी प्रेजेंटली पॉला नरवेज हैं, ये चिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये भी रिटायर होंगे तो इनकी जगह बॉब रे को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज वाज, व्हाट वाज द गैस प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर 23-24? 8, 22.5, 34.6, 36.43 और 38.7। तो इंडिया में गैस प्रोडक्शन कितना हुआ है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर वाज सी, 36.43। ठीक है, बीसीएम क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंडिया का जो 2021 में जो था इट वाज 28.7, फिर 36.643 इंक्रीज हो गया 2023-24 में। तो दिस वाज द जंप। अगर आप यहाँ देखें 2021-22 में इतना था, 23-24 में इतना हो गया है, और 2026 तक टारगेटेड है आपका 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो न्यूज़ है, ये जो फैक्ट है, रिलीज किया है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ऑलराइट। तो इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए, और देखिए इससे है क्या, बेसिकली इंडिया को एनर्जी वाले जो सोर्सेज है उस पर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेस? कल ही हमने कवर किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी पद्मनाभ, डॉक्टर सीएन राव और डी डॉक्टर आर ए मशेलकर। सो करेक्ट आंसर इज बी, जी पद्मनाभ को ये अवार्ड मिला है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस किए थे, जो भी साइंस एंड टेक फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको ऑनर करने के लिए, राइट। सो ये 23 अगस्त को सेरेमनी होगा जिसमें ये सारी चीज़ें अवार्ड दी जाएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो मेजर अवार्ड्स मैंने आपको बोले थे याद करने के लिए। विज्ञान टीम अवार्ड इसरो के चंद्रयान 3 टीम को मिली थी, और विज्ञान रत्न अवार्ड ये मिला है डॉक्टर जी पद्मनाभ, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर थे। ये 2 नाम याद रखिएगा। Next question was, with reference to the extension of the modified interest subvention scheme, which of the following statement is correct? इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे बताया, कम रेट पे आपको लोन वगैरह मिलने की जो स्कीम है। तो पहला ऑप्शन था, इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स अंडर मिस इज फिक्स्ड एट 5% पर एनम। आधार लिंकेज इज ऑप्शनल फॉर दिस प्रोग्राम। सेज द इंटरेस्ट रेट सबवेंशन फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूट इज 1.5%। एंड डी द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल ओनली टू लार्ज स्केल फार्मर्स। तो देखिए करेक्ट आंसर जो इसका था वो था सी। ए क्यों गलत है? 5% नहीं है, वो 7% है। आधार लिंकेज कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सी इज करेक्ट। डी आपका है
बेनिफिट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन का वो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलेगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर हु, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। नेक्स्ट इज आरबीआई आस्क्ड बैंक टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लॉस टू फार्मर्स। तो ये आपका मिस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट अवेल कर लोन प्रोवाइड करेगी 7% के छूट पे, 7% पे मिलेगा आपको 3 लाख तक का लोन, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जो बैंक्स वगैरह हैं, उनको 1.5% का इसमें छूट है। ऑलराइट, और जो फार्मर जो सही टाइम पे लोन वापस कर देंगे उनको 3% का एडिशनल छूट मिलेगा इस लोन पर। देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बस ये है, एंड आधार इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन विच स्टेट इज द चूलानुर पी फाउल सेंचुरी ऑल्सो नोन एज मलिया डुम्परा लोकेटेड। ठीक है, तो ये चूलानुर पी फाउल सेंचुरी या जिसको दूसरा नाम बोला जाता है मैला डुम्पारा, ये कहाँ पे है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला और डी आंध्रा। करेक्ट आंसर इज सी, केरला में सिचुएटेड है। ओके, तो न्यूज क्या थी? बेसिकली न्यूज वाज गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अधि चुनचंगिरी इन कर्नाटका एंड चूलानूर इन केरला एज पीकॉक सेंचुरी। ठीक है, इनको पीकॉक सेंचुरी, तो नाम याद रखिएगा, चूलानूर केरला में एंड अधि चुन चनागिरी ये आपका कर्नाटका में। क्लियर? और ये देखिए जो अधि चुनचंगिरी पीकॉक सेंचुरी है ये आपके कर्नाटका में मंड्या डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, और चूलानूर आपका पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। अब इसके साथ कुछ चीजें और देख लीजिए। केरला में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो आपको याद होनी चाहिए। ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपके नेशनल पार्क हैं, जैसे साइलेंट वैली, ठीक है, एराविकुलम, ये आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, 2 हैं वहां पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी हैं, जैसे कि पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 नाम आप याद करके रखिएगा, स्पेशली नेशनल पार्क के तो याद कर सकते हैं। साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। Next is which Indian company was included in the Fortune Global 500 list for the first time in 2024? So correct answer is A, HDFC बैंक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो रिलायंस इंडिया टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। जो इंडियन कंपनी है जो टॉप पे इस लिस्ट में वो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो कि अगर ओवरऑल रैंकिंग देखो उसमें 86 स्पॉट पे आती है, लेकिन इंडिया से नंबर 1 पे है। और पहली बार HDFC बैंक को इसको इंक्लूड किया गया था। इस लिस्ट में टोटल 9 इंडियन कंपनीज हैं। ठीक है, फर्स्ट पे आपकी जो उसकी फर्स्ट रैंक है वो आपकी वॉलमार्ट की है, सेकंड अमेजॉन की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर स्कीम ए ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट पर मंथ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें 3 सब स्कीम थी, स्कीम ए, बी एंड सी। तो स्कीम ए का जो पूछा है कितना आउटले था, तो आपको 15,000 रुपए का मैक्सिमम सब्सिडी इसमें एम्प्लॉय को दी जाएगी। राइट, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज थी आपकी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने डायरेक्ट किया है कि ये जो स्कीम है इसको मिशन मोड पे इंप्लीमेंट किया जाए। देखो, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? कंपनीज। तो भाई कंपनीज को बोला जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो अब भाई वो एम्प्लॉयमेंट देंगी तो सरकार से वो कुछ इंसेंटिव भी चाहेंगी। तो इसके लिए ना 3 स्कीम्स बनाई गई हैं ELI के अंदर। जो पहली स्कीम है, जो पहली स्कीम है स्कीम ए, इसमें बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार वर्कफोर्स में आए हैं, जिनको पहली बार नौकरी मिली है, उनके अकाउंट में बेसिकली 15,000 रुपए, मतलब उनकी जो 1 महीने की सैलरी है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15,000 अपन सरकार देगी, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको वापस की जाएगी। तो अच्छी बात है भाई। अगर मैं कोई कंपनी हूं, मैंने किसी को रखा है एम्प्लॉयमेंट पे, तो उन जैसे मैं उसको पहले महीने की सैलरी दूंगा, है ना, तो सरकार मुझे वो उनकी पहले महीने की सैलरी मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में वापस कर देगी। तो मुझे इंसेंटिवाइज कर रही है कि आपको चलो 1 महीने की हम सैलरी सरकार की तरफ से। अब समझ में आया? कई बच्चों को ये स्कीम में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। स्कीम बी जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो। क्लियर? तो इसमें भी बेसिकली कुछ इंसेंटिवाइज प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर के लिए भी। अब देखिए जॉब क्रिएशन से क्या होगा,
जॉब क्रिएशन से ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास भी पैसे आते हैं। जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को नौकरी पे रखती है तो एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है जो ईपीएफ में जमा किया जाता है, जो कि एट द एंड उनको जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वापस मिल जाता है। तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सैलरी का कुछ पोर्शन एम्प्लॉय अपनी तरफ से डालता है और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी उस ईपीएफओ अकाउंट में डालता है। ठीक है, जैसे मैं 1000 रुपये अपनी सैलरी में से डाला तो जो मेरी कंपनी है वो भी 1000 रुपये डालेगी ईपीएफओ में, तो 2000 रुपये मेरा सेव हो रहा है, राइट। और फिर उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस चीज को देखो, सरकार को भी फायदा है, सैलरी का कुछ कंपोनेंट मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को भी फायदा है ना, कि सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है। तो ये चीज थी। जो थर्ड स्कीम थी, इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर्स को डायरेक्ट सपोर्ट दिया गया है। इसमें बोला गया है रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3000 पर मंथ फॉर 2 years टूवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। मतलब 3000 रुपए पर मंथ का सब्सिडी उनको वापस मिल जाएगा। जो लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं अपनी 1000 रुपए सैलरी डाल रहा हूं ईपीएफओ में और मेरी कंपनी भी 1000 रुपए डाल रही है, ठीक है, तो उनको वापस 3000 रुपए मिल जाएंगे और 2 years 2 साल के लिए टूवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, राइट। तो जितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज वो ऐड करेंगे उनके लिए सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है और उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगी। अब मुझे लगता है ये आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी होगी क्या है। इसमें आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, जो मैंने बताया स्कीम में अमाउंट क्या है वो आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्याय श्रुति ऐप। न्याय श्रुति ऐप का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू सेव टेस्टिमनीज, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी ऑन द ई एविडेंस सर्वर, टू इलेक्ट्रॉनिकली सेंड समन्स टू पुलिस, टू इनेबल कोर्ट्स टू हियर विटनेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और डी टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट आंसर इज सी, टू इनेबल कोर्ट्स टू हियर विटनेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाम देखिए, श्रुति, श्रुति, श्रुति मतलब सुनना। सो ये आप टू को इनेबल कोर्ट्स टू हियर, ये आप इधर से भी निकाल सकते हो आंसर, है ना। अब देखते हैं थोड़े इस न्यूज के बारे में। तो होम मिनिस्टर ने, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये 4 ऐप स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन। क्लियर। तो ये जो नए हमारे क्रिमिनल लॉ आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीजें लाई गई हैं और ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विद इन 3 साल के अंदर तक जजमेंट दे देगी अगर कोई भी केस होगा इस लॉ के तहत। तो मतलब जो केस रेजोल्यूशन टाइम है वो जल्दी हो जाएगा। पहले आप सुनते थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख अब कम हो जाएगी। 3 साल के अंदर मतलब फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा उस केस पे। अगर भले ही कोई जो केस है वो नीचे कोर्ट से अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट तक गया तो आज के टाइम में 15-20 साल या पूरी जीवन निकल जाता है, लेकिन इस लॉ के तहत 3 साल के अंदर उसमें खत्म करना है उसको पूरा। अब देखो, ये जो ई साक्ष्य है बेसिकली जो भी टेस्टिमोनीज होंगी, वीडियोग्राफी होगी या फोटोग्राफी है, जो भी ई एविडेंस के तौर पे सेव किया जाएगा इस ऐप के थ्रू, है ना, रियल टाइम बेसिस, ठीक है। और कोर्ट को ये कभी भी ये देख सकती है। ई समन ऐप में क्या है, कोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली ये सेंड कर सकती है लोकल पुलिस स्टेशन को या कंसर्न पर्सन को कि हाजिर हो कोर्ट में आप। देन न्याय सेतु डैशबोर्ड जो बनेगा ये क्या करेगा, पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक या जांच में जुड़ी हुई जितनी एजेंसी है सबको रियल टाइम वे पे ये जोड़ के रखेगा, ठीक है। और इट विल प्रोवाइड द पुलिस विथ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस, मतलब अपडेटेड चीजें एकदम कभी भी ये इन पुलिस वालों को मिल जाएंगी। देन न्याय श्रुति में इट विल इनेबल द कोर्ट टू हियर विटनेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। Then 24th was which Indian naval ship won the National Naval Gunfire Support Competition at RIMPAC 2024? तो करेक्ट आंसर इज INS शिवालिक। हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो INS शिवालिक ये प्राइज जीती है एट रिम्पैक एक्सरसाइज। रिम्पैक एक्सरसाइज थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो रिम्पैक एक्सरसाइज बेसिकली एक ये रिम ऑफ पैसिफिक इसका फुल फॉर्म होता है। ये पैसिफिक ओशन में एक मल्टीनेशनल अगर बोल सकते हैं कि बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी शिप्स आती हैं और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज के रूप में काम होता है। इंडिया ने पहली बार 2014 में इसमें पार्टिसिपेट किया था विद INS सह्याद्री। ऑलराइट, इस बार का जो थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और इसको जनरली ये US लेड एक्सरसाइज रहती है, US इसको होस्ट करता है मोस्टली। क्लियर। चलिए, इस वजह से हवाईन आइलैंड पे इस बार हुआ है।
हवाइन आइलैंड है ना, पार्ट ऑफ यूएसए। देन आईएनएस शिवालिक देखिए, ये एक स्टेल्थ, इंडिया का पहला स्टेल्थ वॉरशिप है जो कि इंडिया ने बिल्ड किया है मजगांव डॉक लिमिटेड ने। रिमेंबर दिस थिंग, आईएनएस शिवालिक स्टेल्थ शिप है और एमडीएल ने इसको लॉन्च किया, बनाया है, और ये 2010 में कमीशन हुई थी। दिस वाज द शिप। ठीक है, बहुत मॉडर्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी हैज रेलटेल पार्टनर्ड विद टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए रेलटेल किसके साथ कोलैबोरेट की है? साइलस, सिस्को, आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर इज ए साइलस। तो ये साइलस कंपनी है, इसके साथ इन्होंने टाई अप किया है टू सिक्योर रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम। ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जितने भी सेगमेंट्स हैं, अगर वो एक भी काम करना बंद किए तो मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और रेलवे जिसको हम इंडिया की लाइफलाइन बोलते हैं वो रुक सकती है। तो इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है कि हम साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इनके ऊपर जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको हम दूर कर पाएं। ऑलराइट, तो बेसिकली नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क और जो मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल है, पूरे जो ऑपरेशन उसको मॉडर्नाइज करना, रेलवे ऑपरेशन को, इसके साथ वो करेगी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कन्फर्ड ड्यूरिंग हर विजिट। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट है वो फिजी गई थी, तो उनको एक अवार्ड है मिला था। कौन सा अवार्ड है? तो ए ग्रैंड क्रॉस फिजी, फिजी मेडल, ऑर्डर ऑफ द फिजियन स्टार, और डी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। करेक्ट आंसर इज डी। अब देखिए फिजी के वाले जो न्यूज है इसमें आपको ध्यान रखना है, इंडिया और फिजी का जो रिलेशन है वो लगभग 75 साल का है, पूरे डिप्लोमेटिक एसोसिएशन है इंडिया का। फिजी के प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, रातू विलियन कैटोनोवियर। इसको आप रातू के नाम से याद कर सकते हो, फिजी इन रातू। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन है? स्टीवन रबुका। वो अभी निमोनिक्स मैम आपको प्रोवाइड करेंगी, अभी के लिए तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिजी की कैपिटल है सुआ। ऑलराइट, एंड करेंसी है फिजियन डॉलर। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और फिजी आइलैंड देखिए एक बार मैप में देख लेते हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अगर आप राइट में आएंगे, दिस इज द फिजियन आइलैंड, ये पैसिफिक ओशियन में है। रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज वाज, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। इंडिया, सिंगापुर, इंडिया मलेशिया, इंडिया थाईलैंड एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज बी, इंडिया एंड मलेशिया। तो ये आपका मलेशिया में हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स आपकी हमारी जो है वो मलेशिया आई है टू पार्टिसिपेट इन उदार शक्ति। ऑलराइट, तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ ये एक्सरसाइज होगी, बायलेटरल एक्सरसाइज है 5 से 9 अगस्त के बीच, और ये फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज है एयरफोर्स की जो कि 2018 में कंडक्ट हुई थी पहली बार। तो मलेशिया के साथ है, ये याद रखिएगा। उदार शक्ति शॉर्ट नोट जब बनाते हो ना तो ऐसे बनाया करो, उदार शक्ति इंडिया मलेशिया। ठीक है, फर्स्ट कब हुई थी? 2018 में। तो आप ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, विच टीम वन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में भी, कावा इज बेसिकली सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो ए ईरान, बी इंडिया, सी नेपाल और डी चाइना। तो इंडिया जीती थी, बी इंडिया वाज द विनर, इंडिया ने नेपाल को हराया था। ठीक है, 3-2 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज वाज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GNSRR पेलोड ऑन द EOS-8 सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो इसका पर्पस क्या है? द पर्पस वाज टू यूज GNSR बेस्ड रिमोट सेंसिंग फॉर ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर असेसमेंट एंड फ्लड डिटेक्शन के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, EOS-08। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो सैटेलाइट है, इसरो इसको लॉन्च करने वाली है ऑन 15th ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे के दिन। EOS का जो मेन मिशन है, EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ को ऑब्जर्व करना है, अंदर से, ऊपर से, क्लाइमेट वगैरह सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पेलोड्स होंगे, राइट। और ये जो सैटेलाइट है इसको लो अर्थ ऑर्बिट में 47 किलोमीटर की हाइट पे भेजा जाएगा,
और लगभग 34.5 37 डिग्री के एंगल पे। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस ये रिमेंबर ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो पेलोड्स हैं उसके बारे में। तो इसमें 3 पेलोड्स हैं जिसके अलग अलग फंक्शन है। EOIR ये क्या करेगी, इमेजेस कैप्चर करेगी, ठीक है, और उसका फायदा क्या होगा, डिजास्टर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, है ना, पावर प्लांट रिलेटेड डिजास्टर, बेसिकली डिजास्टर्स को पहले से ही पता करने के लिए इससे हम यूज करेंगे। GNSRR क्या होगा, ये बेसिकली आर बेस रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग से क्या होता है, ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, सॉइल मॉइस्चर एनालिसिस, ग्लेशियर पिघल कितना रहा है, ये सब चीजें आप पता करते हो। देन तीसरा पेलोड है एसएसिक यूवी डोसीमीटर, ये बेसिकली कितना अल्ट्रावायलेट रेट, कितनी ज्यादा गामा रेडिएशंस सैटेलाइट पे पड़ रही, ये उसको चेक करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाज व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल इज द कमास 5349 टाइफून के, ये जो आपकी यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये कौन सी टाइप की व्हीकल है। तो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल, लाइट यूटिलिटी व्हीकल और हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल। सो करेक्ट आंसर इज डी, बी, माइन रेजिस्टेंट है ये, इतनी भारी भरकम है ना। और ये बेसिकली आपकी जो रशिया ने बनाई है, और ये रिसेंटली आपको ITBP फोर्स जो है उनको ये प्रोवाइड की जाएगी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को, ऑलराइट। तो इट इज अ माइंड रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड, इसको याद रखिएगा, बाकी आपको बहुत सारी चीजें याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा इस बार, ठीक है। दिनेश कुमार खारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह, CS शेट्टी और D रजनीश कुमार। करेक्ट आंसर इज सी, CS शेट्टी को अपॉइंट किया गया है, 3 साल के लिए रहेंगे ये, और इन्होंने रिप्लेस किया दिनेश कुमार खैरा को, क्लियर। चलिए, और इनकी जगह पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो अब राणा आशुतोष कुमार सिंह को MD बनाया जाएगा CS शेट्टी की जगह। ये मैंने आपको SBI की टाइमलाइन भी दिखाई थी कैसे कैसे बना। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था, फिर उसको रीनेम किया गया 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ये 3 बैंक को मर्ज करके। देन 1935 में RBI बना, और 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू एनरोल इन द DBS गोल्डन सर्कल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय DBS बैंक ऑफ इंडिया। रेसिडेंट सिटीजन एज 50 एंड अबव, 55 एंड अबव, 60 एंड अबव, 65 एंड अबव। तो सीनियर सिटीजन के लिए है C, 60 एंड अबव, 60 साल एंड अबव को हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ओके। तो DBS ने DBS गोल्डन सर्कल किया है ना, प्रोग्राम का एम क्या है, सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोवाइड करना। इसमें कुछ इन लोगों को अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स भी हैं और ऑफर्स भी हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के लिए, जैसे 7% का इंटरेस्ट रेट ये सेविंग अकाउंट्स पे ले सकते हैं अगर उनका 4 से 5 लाख का बैलेंस है। इसमें एक चीज याद रखिएगा बैंक के बारे में, ये जो बैंक है सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, 1968 में बनी है, इसके चेयरमैन पीटर शॉ हैं, CEO पीयूष गुप्ता, ऑलराइट। तो भले ही सिंगापुर के हैं बट हमारे CEO वगैरह इंडियंस हैं, तो इंडियन के नाम से थोड़ा सा ये आप रिलेट कर लोगे, है ना, थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन। कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने डिजास्टर के खिलाफ इंश्योरेंस के लिए बात कही है। नागालैंड, असम, कर्नाटका और केरला। सो नॉर्थ ईस्ट ए, नागालैंड वाज द करेक्ट आंसर। तो न्यूज वॉज CM जो है वहां के नेफू रियो है, इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक MOU साइन की है, और जिससे नागालैंड पहला स्टेट बन जाता है कंट्री में जिसने एक डिजास्टर के खिलाफ एक रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, मणिपुर के CM का नाम, और पहला डिजास्टर के रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन 34 वाज वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई या चेन्नई। करेक्ट आंसर इज बी, भोपाल। भोपाल में ही जनरली ये हिंदी सम्मेलन होता है। तो ये हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये 30 और 31 जुलाई को हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किया था आपका CSIR एम्प्री ने, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो यूनिट है एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री। इस बार का थीम था अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। तो आपको बस डेट याद रखनी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर वाज राजस्थान फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी अव्यान एविएशन एकेडमी को लॉन्च किया गया है? जयपुर एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट या डी जैसलमेर एयरपोर्ट? करेक्ट आंसर इज सी, किशनगढ़ एयरपोर्ट में ये अव्यान एविएशन एकेडमी को लॉन्च किया गया है। अव्यान किशनगढ़ एयरपोर्ट कहाँ पे है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फोकस क्या रहेगा? कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड, बेसिकली प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रेडिशन असेसमेंट्स एंड रेटिंग इन शिक्षा कैटेगरी अंडर द QCI सुराज्य फ्रेमवर्क? सो करेक्ट आंसर, ये हमने पिछले सेशन में भी किया था, करेक्ट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश को ये लीडिंग स्टेट है इस कैटेगरी में। तो जो QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है सुराज्य फ्रेमवर्क। बेसिकली ऐसे स्टेट्स जो कि एजुकेशन हेल्थ वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रिवॉर्ड करना। ऑलराइट, सो ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है: एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी एंड फोर्थ इज सुशासन या गुड गवर्नेंस। तो यूपी को शिक्षा के क्षेत्र में ये लीड कर रही है, हेल्थ में आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो ये 2 चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है टू विच कंट्री इज पुरांदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक्सपोर्टिंग इट्स अवार्ड विनिंग फिग जूस मेड फ्रॉम GI टैग पुरांदर फिग्स? कौन सी जगह से पुरांदर फिग्स का जो जूस है, जो कि एक GI टैग फल है, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज में? ठीक है, किस कंट्री में अभी रिसेंटली इसने किया था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पोलैंड या डी इटली? करेक्ट आंसर इज सी, पोलैंड में ये एक्सपोर्ट किए थे। और ये जो पुरांदर हाईलैंड्स हैं, ये बेसिकली पुणे के पास जगह है। यहाँ की GI टैग पुरांदर फिग्स काफी फेमस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको GI टैग मिला है। 1 अगस्त 2024 से इन्होंने ये एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। कहाँ भेजा है? पोलैंड में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द उपस्थिति पोर्टल? A, to provide telemedicine services, to offer health consultation, to manage hospital resources, to track daily attendance of health workers. D is the correct answer. और जो न्यूज थी, उपस्थिति पोर्टल, बेसिकली झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, राइट। और हेल्थ वर्कर की अटेंडेंस क्या होगी? बायोमेट्रिकली ट्रैक होगी, और जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, रेगुलर आना है, लोगों को सर्विस देनी है, ये सब चीजें उसमें होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्प सुवर्णा कोकोनट वेराइटी? इट इज टॉल विथ लार्ज फ्रूट एंड हाई कोपरा कंटेंट। बी, इट इज ड्वार्फ हाई यील्डिंग विथ ग्रीन ओब्लॉन्ग फ्रूट्स। सी, इज टॉल विथ स्मॉल फ्रूट्स एंड लो कोपरा कंटेंट। डी, ड्वार्फ विथ येलो फ्रूट्स एंड लो टेंडर कोकोनट वाटर। करेक्ट आंसर इज बी, ड्वार्फ हाई यील्डिंग विथ ग्रीन, मतलब छोटा है बट हाई यील्ड होता है इसमें, और इसका जो कोकोनट वाटर है मीठा होता है। न्यूज क्या थी? रिसेंटली प्रधानमंत्री ने ये कुछ नए क्रॉप्स वैरायटी को, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है, तो इसको अनवील किया था। इसमें 2 कोकोनट वैरायटी थी, कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी। कल्प सुवर्णा देखो ये एक ड्वार्फ स्पीशी है। कल्प शताब्दी, जैसे शताब्दी लंबी ट्रेन होती है वैसे ये लॉन्ग होती है, टॉल होती है स्पीशी। और 2 कोकोआ वैरायटी, कोकोआ से हम आपके चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं, इसकी 2 वैरायटी VTL CH1 एंड VTL CH2 को लॉन्च किया गया है। तो ये देखो VTL CH1 बेसिकली ये कोकोनट के साथ इंटरक्रॉपिंग में काम होगा, और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको उगाया जाएगा। और जो VTL CH2 है, ये आपको ज्यादा हाई रेनफॉल वाले रीजन में करना है, तो कर्नाटका और केरला में बस इसको लगाया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज सेरोपेजिया शिवा रायना डिस्कवर्ड? A, in the Western Ghats, B, in Vishalgarh Fort premise, C, in Sahyadris, D, in the Konkan region. करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका विशालगढ़ में आपका ये पाया गया है। तो ये नई स्पीशी ऑफ ये फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये विशालगढ़ जो फोर्ट है पुणे में, महाराष्ट्र में, सॉरी, वहाँ पे ये पाई गई है, और इसका नाम शिव रियान्या है। मतलब जो हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज हैं, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे इस फूल का नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे दिया गया है, और ये विशालगढ़ फोर्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 चीज याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन को, इसका हम आंसर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। Who was recently appointed as the डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में सिचुएटेड है? ए, संदीप सहारे,
बी अरुण कुमार, सी रमेश शर्मा और डी धीरज सिंह। तो इसका आप लोग आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका हम आंसर देखेंगे अगले सेशन जो होगा उसके स्टार्टिंग में, ठीक है। आई होप ये आपका वीकली करंट अफेयर्स का हमारा जो अप्रोच है आपको क्लियर हुआ है। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और ये रिवाइज ज़रूर करते रहिए। जो भी आपने पढ़ा उसके की पॉइंट्स मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं और उसी पे पेज हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किए, तो इससे अच्छा रिवीजन आपका नहीं हो सकता है। जस्ट रीड इट, रिवाइज इट और आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए अगले सेशन में आपसे मिलूंगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।